हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो हम में से हर किसी के दिमाग में एक बार तो जरूर आया होगा, और वो ये है कि क्या हमें लोन लेके घर खरीदना चाहिए या रेंट पे करके बाकी के पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर देने चाहिए। तो इस पजलिंग क्वेश्चन के ऊपर आज हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे और मैं आपको अपनी ओपिनियन बताऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। इस सीरीज के पहले की सारी वीडियोस अगर आपने अब तक चेक नहीं किया तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम फैक्ट्स की बात करते हैं। द फैक्ट्स फर्स्ट। अभी करंट प्रिवेलिंग कंडीशंस में आपको जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है होम लोन्स पे, वो करीबन 7% से 8.5% के बीच में वेरी करता है। अलग अलग बैंक्स अलग अलग रेट पे आपको होम लोन देते हैं, बट जनरली स्पीकिंग 7% से 8.5% के बीच में ये वेरी करता है। रेंटल यील्ड एक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इस डिस्कशन को फाइनेंशियली एक ऑब्जेक्टिव बेसिस पे अगर इसको समझना चाहते हैं अच्छे से, तो रेंटल यील्ड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना पड़ेगा। रेंटल यील्ड क्या होता है? रेंटल यील्ड होता है 12 टाइम्स योर मंथली रेंट। जो भी आप मंथली रेंट दे रहे हैं, 20,000, 15,000, 30,000, 40,000, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें और उसको टोटल को डिवाइड करें उस कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी से, जिस प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हैं। अगर वो आपको बाई करनी पड़ती तो उसकी करंट कॉस्ट क्या है। अब वो लोन से बाय करें या आप खुद से डाउन पेमेंट पूरी की पूरी देके बाय करें, उससे कोई मतलब नहीं है, बट जो भी उसकी करंट कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है उससे उसको डिवाइड करें। तो अगर आप एक ऐसे मकान में रहते हैं, एक ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं या ऐसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं जिस अपार्टमेंट की करंट अगर आप उसको बाय करना चाहें तो करंट उसकी कॉस्ट आएगी करीबन 1 करोड़ की, और आप उसमें अगर करेंटली रेंट पे रह रहे हैं और आप 30,000 की रेंट पे कर रहे हो, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 30,000 होता है 3,60,000 सालाना तौर पे, और उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 1 करोड़। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 1 करोड़, वो आता है 3.6%। तो ये आपकी रेंटल यील्ड हो गई। तो इस सिंपल कैलकुलेशन को फॉलो करके आप रेंटल यील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। तो रेंटल यील्ड इंडिया में 3 से 4% के बीच में होती है। तो बैंक के होम लोन पे इंटरेस्ट रेट हो गया 7 to 8.5% और रेंटल यील्ड जो हुई वो 3 to 4%। तो कोई व्यक्ति जब अपनी प्रॉपर्टी को खरीदता है, आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो आप उसमें क्विकली रेंटल यील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये रेंटल यील्ड आप जो बैंक से लोन लेने वाले हैं, अगर आप बैंक से लोन लेने वाले हैं तो क्विकली आप उस बैंक लोन रेट से इस रेंटल यील्ड को कंपेयर कर सकते हैं। और अगर ये रेंटल यील्ड बहुत कम आती है बैंक के इंटरेस्ट रेट से, तो वो एक अच्छा प्रोपोजिशन नहीं होता है। फाइनेंशियली अगर बात करें तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप एक हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन लेके एक लोअर यील्ड देने वाले एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो इसका कोई फाइनेंशियल सेंस नहीं बनता। आप लोन लेके एक ऐसे इन्वेस्टमेंट क्लास में अगर डालते हो, अगर ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट क्लास है एट ऑल, तो अगर एक हायर यील्ड वाली एसेट क्लास में अगर पैसे डालते हो तो समझ में आता है कि आपने 7% 8% की इंटरेस्ट पे लोन उठाया। हो सकता है कोई एक एसेट क्लास हो जो 12%, 15%, 20% आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रही हो, जैसे लोग बिजनेस के लिए उठाते हैं। अगर उनकी बिजनेस अच्छी चल रही होती है तो अपने बिजनेस के लिए लोग लोन उठाते हैं। वो 5%, 7%, 10% पे लोन उठाते हैं और उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके उससे कहीं ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि उसकी बीच की जो डिफरेंस है वो उनके प्रॉफिट्स हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बिजनेस है, ऐसी कोई अगर एसेट है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो बैंक से लोन उठा के, तो फाइनेंशियल सेंस उसका बनता है। लेकिन आपकी अगर रेंटल यील्ड बहुत कम है, 3-4% या उससे भी अगर कम है, तो कोई फाइनेंशियल सेंस नहीं बनता कि आप हायर इंटरेस्ट रेट पे बैंक से लोन उठाओगे और उसको एक लोअर यील्ड वाले एसेट क्लास में इन्वेस्ट करोगे। तो यहाँ पे हम क्विकली उस कैलकुलेशन को देख ले रहे हैं। यूजुअली मैंने खुद किया, अपने फ्रेंड से भी मैंने पता किया, हम लोगों की रेंट यूजुअली यही होती है 30, 35, 40 हजार के बीच में, और जो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है वो 1 करोड़, 90 लाख, 1 करोड़ के बीच में। तो रेंटल यील्ड आपकी करीबन 3.5%, 3.6%, 4% के बीच में रहेगी। उसी तरह की एग्जाम्पल हम बहुत सारी सिटीज के यहाँ पे देख लेते हैं। साउथ मुंबई में जो रेंटल यील्ड है वो करीबन 2.4% से 2.5% के बीच में है। न्यू दिल्ली में जो रेंटल यील्ड है वो भी काफी पुअर है, 2.9% से 3.2% के बीच में। और ये जो सारे नंबर्स आए हैं ये ग्लोबल प्रॉपर्टी गाइड की रिसर्च से आए हैं।
बैंगलोर की जो रेंटल यील्ड है वो करीबन 3.3% से 4% के बीच में है, तो इन दोनों शहरों से तो बेटर है, बट स्टिल दीज आर मच लोअर यील्ड्स देन व्हाट वाज सीन इन 2007। 2007 में जो रेंटल यील्ड थी वो करीबन 7.2% 10% के बीच में थी, क्योंकि उस समय प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम थी। तो जैसा हमने उस इक्वेशन में देखा था, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर में, तो जब कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कम होती है और आपकी जो मंथली रेंट है वो ठीक ठाक सी है, तो वो जो रेंटल यील्ड होगी वो अच्छी होगी, जो कि 2007 में। लेकिन 2007 के बाद से ऐसा एक बुल रन आया था रियल एस्टेट मार्केट में कि उसके बाद प्रॉपर्टी प्राइसेस इस तरह से स्काई रॉकेट हो गई, इतनी ऊपर चली गई कि उसकी जो रेंटल यील्ड थी, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा चली गई कि रेंटल यील्ड बहुत कम हो गई है। और आप देख सकते हैं कि 2007 में जो रेंटल यील्ड थी उस 7.2% से 10% के बीच में थी बैंगलोर में, वो घट के अभी 3.3% से 4% के बीच में बच गई है। उसी तरह मैजिक ब्रिक्स की ये डेटा है, आप देख सकते हैं दिल्ली में रेंटल यील्ड 2.5% के आसपास है एवरेज रेंटल यील्ड। अब ऑब्वियसली अलग अलग शहरों के अलग अलग एरियाज में रेंटल यील्ड अलग होंगे, जो जहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं या फिर जहां पे ऑफिसेज ज्यादा हैं वहां पे रेंटल यील्ड यूजुअली ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां लोग रहना चाहते हैं, अपने ऑफिसेज के बगल में रहना चाहते हैं, ताकि उनकी जो कम्यूटिंग की टाइम है वो कम हो, ट्रैवल की टाइम कम हो, तो वहां पे रेंटल यील्ड ज्यादा होंगे। बट जो आउटस्कर्ट्स हो गए वहां पे रेंटल यील्ड ऑब्वियसली कम होंगे। तो बट एवरेज अगर पूरी सिटी की बात करें तो दिल्ली की रेंटल यील्ड है 2.5% के आसपास, मुंबई की भी 2.5-2.6% के आसपास, बैंगलोर की 3.8%, पुणे की 2.7%, चेन्नई की 2.8%, कोलकाता की 3.7% और हैदराबाद की 3.8%। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जो रेंटल यील्ड है वो 2.5% से 4% के बीच में है। और यहाँ पे सितंबर 2020 का डेटा है, जो अलग अलग बैंक्स होम लोन्स देते हैं वो क्या इंटरेस्ट रेट पे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग डेटा है, लेकिन मोस्टली 7% से 8%, 8.5% के बीच में ये सारे उनके इंटरेस्ट रेट हैं। एम्बिट कैपिटल, जो कि इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसने ये कहा है कि इफ द इंडियन रियल एस्टेट मार्केट वाज करेक्टली प्राइस्ड, द रेंटल यील्ड शुड टेंड टू बी समवेयर क्लोज टू द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या है? बैंक की इंटरेस्ट रेट। जो आप होम लोन लेते हो उस पर जो बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है वो है आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग। तो अगर इंडियन रियल एस्टेट मार्केट सही से प्राइस्ड होता, करेक्टली प्राइस्ड होता, तो जो रेंटल यील्ड्स हैं वो करीबन 7%, 6%, 8% के आसपास होती। और वो कब होता है? जब कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, जो हमने डिनोमिनेटर देखा था, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कम होती। बट इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट इतनी ओवर प्राइस्ड है, इतनी ज्यादा इन्फ्लेटेड है, उसके कारण आपकी रेंटल यील्ड बहुत कम हो जाती है। For example, Mumbai has a rental yield of around 2 to 3%, while the lending rate is around 6 to 10%। तो जैसा हमने कहा 7 से 8.5-9% के बीच में बैंक लोन के इंटरेस्ट रेट होते हैं, और जो रेंटल यील्ड है मुंबई में वो 2 to 3% के बीच में। तो कोई फाइनेंशियल सेंस इसका अभी तक तो नहीं बन रहा है। आगे की डिस्कशन हम करते हैं कि और क्या क्या कारण है। दूसरी फैक्ट हम यहाँ पे ये देखें कि इंडिया की जो रियल एस्टेट मार्केट है किस तरह से ओवर प्राइस्ड है। प्राइस टू इनकम रेशियो एक रेशियो होता है। दिस रेशियो इज द बेसिक मेजर फॉर अपार्टमेंट परचेज अफोर्डेबिलिटी, एंड लोअर इज बेटर। जब प्राइस टू इनकम रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा, उतना उसका फाइनेंशियल सेंस बनता है। तो प्राइस टू इनकम रेशियो इज जनरली कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ मीडियन अपार्टमेंट प्राइसेस टू मीडियन फैमिली डिस्पोजेबल इनकम। जो हर इंडिया की जो फैमिली है उसकी मीडियन फैमिली इनकम जो है, हाउस होल्ड इनकम, टोटल इनकम की बात हो रही है। अगर हस्बैंड वाइफ, अगर फैमिली में और कोई भी अगर इनकम कमा रहे हैं, वो सब इनकम जनरेटिंग मेंबर्स हैं, तो उन सभी हाउस होल्ड मेंबर्स की इनकम को क्लब करके, जोड़ के, अगर पूरी इंडिया की अगर मीडियन इनकम निकालें, मीडियन फैमिली इनकम, उससे डिवाइड करें अगर मीडियम अपार्टमेंट प्राइसेस को, जो अपार्टमेंट के जो मीडियन प्राइसेस है पूरी इंडिया के अंदर, मीडियन का मतलब आप एवरेज समझ सकते हो, बट मीडियन एक्चुअली एवरेज से थोड़ा डिफरेंट होता है। और चूंकि इंडिया में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज्यादा प्राइस्ड है, उनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, तो एवरेज एक्चुअली मीडियन से भी ज्यादा होगा। बट अगर हम मीडियन अपार्टमेंट प्राइसेस भी लें तो भी अपार्टमेंट प्राइसेस को अगर डिवाइड करें फैमिली टोटल हाउस होल्ड इनकम से, तो वो जो रेशियो आएगा वो आएगा प्राइस टू इनकम रेशियो। अब वो देखते हैं कि इंडिया में कैसे वो प्राइस टू इनकम रेशियो वेरी कर रहा है। 2009 में प्राइस टू इनकम रेशियो था 7.69, ऑलमोस्ट 7.5 के आसपास। 2012 में था 10 के आसपास, 2015 में भी था 10 के आसपास, 2018 में था 9.73, और 2020 में ये बढ़ के 11.4 के आसपास हो गया। तो आप ब्रॉडली ये समझ सकते हैं कि अगर कोई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स इंडिया में लेना चाहता है, कोई एक अपार्टमेंट लेना चाहता है, तो मीडियन ऑन एवरेज 11 सालों की सैलरी लगेगी उस फैमिली की, उस पूरे फैमिली की अगर टोटल सैलरी को मिला दें तो उसका 11.5 टाइम्स, 11.5 साल लगेंगे उस फैमिली को पे ऑफ करने के लिए, अगर पूरी अपार्टमेंट वो पे ऑफ करना चाहती है तो 11 सालों में वो फैमिली मिलके अपनी सारी इनकम जोड़ दें, कुछ और एक्सपेंस ना करें, अपनी भूख प्यास को भूल जाएं, बच्चों की ट्यूशन फी देना भूल जाएं, खाना रहना सब भूल जाएं, सब कुछ छोड़ के अगर केवल घर खरीदने में अपने पैसे लगाने लगे, सब कुछ भूल के एक फैमिली अगर एक घर खरीदना चाहे तो उनको 11.5 साल लगेंगे
अपनी पूरी फैमिली इनकम को वो अगर मिला दें तो भी। अब यही रेशियो, ये प्राइस टू इनकम रेशियो हम दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करते हैं कि दूसरी कंट्रीज में क्या हालत है इसकी। तो अमेरिका में इसकी रेशियो है 3.5, सऊदी अरेबिया में है 2.7 2.8 के आसपास, यूएई में ये रेशियो है करीबन 5.25 के आसपास, कतार में है 5.8 6 के आसपास, और साउथ अफ्रीका में ये रेशियो है 3.9 ऑलमोस्ट 4 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि इन सारे डेवलप्ड कंट्रीज से ऑब्वियसली इंडिया के कंपैरिजन में ये सारे कंट्रीज बहुत डेवलप्ड हैं, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ इनकम। तो इनकम के रेस्पेक्ट में ये सारी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे रेशियो होती है 3 से 4, मैक्सिमम 5-6 के आसपास, और इंडिया में वो रेशियो है करीबन 11.5। तो ऑलमोस्ट डबल है वो रेशियो करेंटली, इस साल वो रेशियो इंडिया में डबल है। तो इससे आपको अंदाजा लगता है कि कितनी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है इंडिया की मार्केट। सेम तरह के अपार्टमेंट को खरीदने के लिए अगर यूएसए में, अमेरिका में 3.5 सालों की फैमिली इनकम लगती है, इंडिया में वो 11.5 सालों की फैमिली इनकम लगती है सेम अपार्टमेंट को खरीदने के लिए। और यहां पे हम देख रहे हैं कि ये परचेजिंग पावर पैरिटी, पर कैपिटा इनकम हम बात करें परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, तो भी इंडिया की जो इनकम है इन सभी कंट्रीज से कितनी छोटी है, कितनी कम है। तो इंडिया में हाउस होल्ड इनकम कम है और प्राइस टू इनकम रेशियो बहुत ज्यादा है। तो कम इनकम गरीब देश ज्यादा सालों तक पैसे दे रहा है एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स खरीदने के लिए। तो इन सभी बातों से हमें समझ में आता है कि इंडिया का जो रियल एस्टेट मार्केट है कितना ओवर प्राइस्ड है। रिटर्न ऑन हाउसिंग एज पर आरबीआई हाउस प्राइसिंग इंडेक्स, आप देख सकते हैं कि आरबीआई की जो ये इंडेक्स है हाउस प्राइस इंडेक्स, उसमें कैसी रिटर्न्स रही है ऑन रियल एस्टेट, वो कैसे ड्रॉप होती हुई है पिछले कई सालों में। आप देख सकते हैं कि हम अक्सर बात करते हैं कि पिछले 5 से 8 सालों में इंडिया में रियल एस्टेट में कोई अच्छी रिटर्न नहीं आई है, और उसका आपको साक्षात डेटा से उदाहरण यहाँ पे मिल रहा है कि रिटर्न कैसे ड्रॉप हो रही है। जो अप्रिसिएशन थी वो करीबन 20% के आसपास हुआ करती थी 2012 के आसपास, और वो घट के अभी 2% 3% के आसपास बची है। तो अप्रिसिएशन हो नहीं रही है, लेकिन मार्केट अभी भी ओवर प्राइस्ड है, और वो भी ऐसी कंट्री में जिसकी परचेजिंग पावर पैरिटी उतनी ज्यादा है भी नहीं। तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर पुट टुगेदर करें, एक साथ उनकी बात करें, तो दो चीजें, लो रेंटल यील्ड और रिलेटिवली हायर बैंक इंटरेस्ट रेट। बैंक इंटरेस्ट रेट है करीबन 7, 7.5, 8%, और रेंटल यील्ड है 3-4% के आसपास। तो दोनों में डिस्पैरिटी है, दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। यही जो फर्क है एक्चुअली यूएस में या डेवलप्ड कंट्रीज में ये काफी कम है। वहां पे बैंक के लोन भी मिलते हैं 3, 3.25, 3.5% पे, और जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी की रेंटल यील्ड होती है वो भी 3, 3.5% के आसपास होती है। तो इन दोनों में मिसमैच नहीं होता, ये दोनों आसपास होते हैं। लेकिन इंडिया में वो बहुत बड़ा मिसमैच है, रेंटल यील्ड ऑलमोस्ट हाफ है बैंक के इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में। और उसके बाद प्राइस टू इनकम रेशियो के एग्जांपल से हमने समझा, उस डेटा से समझा कि इंडिया की जो रियल एस्टेट मार्केट है इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओवर प्राइस्ड इन द वर्ल्ड, व्हिच लीड्स टू लो रेंटल यील्ड्स। तो ऑब्वियसली रेंटल यील्ड्स कम हो जाएंगी जब कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा होंगी, और हमने उस इक्वेशन में देखा था कि कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर में होती है। तो जब डिनोमिनेटर इतना ज्यादा है तो ऑब्वियसली रेंटल यील्ड कम होनी है। तो कुछ चीजें हैं, ये सारे फैक्ट्स हमने देखे, ये नंबर्स देखे, तो कुछ चीजें हैं मैं चाहता हूं कि हम सभी उस चीजों को कंसिडर करें जब भी हम एक होम बाइंग डिसीजन लेते हैं। तो इन सारी चीजों को हमें कंसिडर करना चाहिए, और यहाँ पे मैं कुछ प्लसेस की भी बात करूंगा और कुछ माइनसेस की भी बात करूंगा। प्रोज एंड कॉन्स दोनों को हम समझेंगे ताकि एक बैलेंस्ड व्यू हमारा रहे। तो पहली चीज जो हमें कंसिडर करनी चाहिए कि होम की जो वैल्यू अप्रिशिएशन है वो इट इज वेरी लेस लाइकली फॉर अ फ्यू मोर इयर्स गिवन द करंट ओवर सप्लाई सिचुएशन। आपको पता होगा कि कितने सारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, कितनी सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी अभी भी अनऑक्यूपाइड है, वो बन चुके हैं बट उनकी कोई डिलीवरी नहीं लेना चाहता है क्योंकि वो इतने ओवर प्राइस्ड है। तो अभी कुछ सालों तक तो मुझे नहीं लगता कि रियल एस्टेट मार्केट में कोई बहुत सिग्निफिकेंट अप्रिसिएशन होगा। उसी तरह से 2, 3, 4, 5% की अप्रिसिएशन हो सकती है, बट उससे ज्यादा की आप उम्मीद ना रखें, क्योंकि जिस तरह की यूफोरिया थी 2010-2012 के आसपास, उसके बाद से वो यूफोरिया डाई डाउन कर गई है, और अभी ओवर सप्लाई के कारण इसमें अब वैल्यू अप्रिसिएशन होना काफी डिफिकल्ट है। तो आप केवल इस बेसिस पे कि हाँ रियल एस्टेट और इसकी वैल्यू अप्रिशिएशन होनी ही है, वो जो यूफोरिया होती है और हर्ड मेंटालिटी में बहक के एकदम लोग भर भर के रियल एस्टेट ले लेते हैं, तो वो आपको थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वैल्यू अप्रिशिएशन उस तरह से होनी मुश्किल है अभी कुछ सालों के लिए। अब रेंटिंग के साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि आप कभी भी मूव कर सकते हो, किसी भी सिटी में मूव कर सकते हो, अपनी जॉब के हिसाब से आप अपनी लोकेलिटी चेंज कर सकते हो। अगर सेम सिटी में भी रहना है लेकिन अगर आपके ऑफिस दूर हो गई है या आपने कंपनी चेंज कर दी है तो आप अपनी लोकेलिटी चेंज कर सकते हो। तो इस तरह की बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। एक और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस एज नीड्स एंड प्रेफरेंसेस चेंज। अभी हो सकता है कि आप 1 बेडरूम में रह रहे हो, 2 बेडरूम में रह रहे हो, फिर आपकी फैमिली बड़े हो सकता है, आपको बड़े घर की जरूरत पड़े, या फिर आपको लगता है कि आपने करियर में एक ऐसे मकाम पे आप आ गए हैं जहां पे कि आपके
थोड़े बड़े घर होने चाहिए, आपकी नीड्स और प्रेफरेंसेस चेंज हो सकती है। तो उस हिसाब से आप 1 बेडरूम से 2 बेडरूम, 2 बेडरूम से 3 बेडरूम में शिफ्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस आर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको होम बाइंग में नहीं आती है। अगर आपने 2 बेडरूम फ्लैट ले लिया, खरीद लिया, बाई कर लिया, उसके बाद आप उसको 3 बेडरूम नहीं बना सकते हो। अगर आपको 3 बेडरूम में शिफ्ट होना है तो आपको एक नई अपार्टमेंट खरीदनी पड़ेगी, उस अपार्टमेंट को मोस्ट लाइकली आपको शायद बेचना पड़ेगा। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस आपकी चली जाती है। फिर अगर आप जब रेंट करते हो तो आपको एक और टेंशन नहीं होता है कि जो रेकरिंग मेंटेनेंस कॉस्ट होते हैं या अपकीप कॉस्ट होते हैं, डेंटिंग, पेंटिंग, कुछ यूटिलिटी फिक्स करानी है तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी का पंगा है तो कुछ और कोई मेंटेनेंस का काम आ गया, तो वो सब टेंशन आपकी नहीं होती है। यूजुअली जो होम के ओनर होते हैं आप उनको बता देते हो और वो उसका ख्याल करते हैं, वो उस चीज को एड्रेस करते हैं, तो ये भी आपको टेंशन नहीं रहता रेंटिंग में। फिर बहुत लोगों का मैंने देखा है कि वो टैक्स ब्रेक्स लेने के लिए, केवल टैक्स ब्रेक्स लेने के लिए, यानी कि टैक्स डिडक्शंस लेने के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, साल में हमारे 1.5 लाख 2 लाख की बचत हो जाएगी। 1.5 लाख 2 लाख की बचत नहीं होगी, 1.5 लाख तो केवल डिडक्शन ही होता है, तो उस पर जो आपको टैक्स देना था वो 20-30% होगा। तो ऑब्वियसली उतनी ज्यादा बचत होती नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में ये लालच होती है, अब उतना सोचते नहीं है लोग कि उन्हें टैक्स ब्रेक्स तो मिल रहे हैं बट एक्चुअली वो इंटरेस्ट भी तो पे कर रहे हैं ना बैंक में। तो अगर उन्होंने कुछ पैसे बचा भी लिए लेकिन उससे कहीं ज्यादा उन्होंने ईएमआई में अगर पैसे दे दिए इंटरेस्ट में, आप जो प्रिंसिपल दे रहे हो प्रिंसिपल तो होती ही है, लेकिन साथ में आप इंटरेस्ट भी देते हो। हर जो आपकी ईएमआई होती है उसमें कुछ प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है जो आपने लोन जिस प्रिंसिपल के लिए उसको आप पे ऑफ करते हो, और दूसरा कंपोनेंट होता है जो इंटरेस्ट, जो 8% 7% का इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट कंपोनेंट भी होता है। तो आप इंटरेस्ट भी तो पे कर रहे हो ना, हर साल हर महीने आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो। तो टैक्स ब्रेक से आपको कुछ फायदे तो हो रहे हैं, आपकी कुछ टैक्स तो बच रही है, लेकिन मोर देन ऑफसेट हो जाता है वो, क्योंकि आप इतना इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो उसके बारे में आपको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना होगा, कैलकुलेशंस रन करनी होंगी। अगर आप इस चीज को फाइनेंशियली अप्रोच करना चाहते हो, एक एजुकेटेड मैनर में अप्रोच करना चाहते हो, तो वो कैलकुलेशंस आप करके देख सकते हो कि आपको क्या एक्चुअली फायदा होगा या घाटा होगा। तो केवल टैक्स ब्रेक्स की लालच में या केवल टैक्स ब्रेक्स के चलते आप टोटली बाय इन ना करो कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे ही होंगे। फिर ऑब्वियसली आपकी जॉब की नेचर या फिर आपके स्पाउस अगर वर्किंग है तो उनकी जॉब की नेचर पे डिपेंड करता है कि आप उस सिटी में कितनी दिन तक रह सकते हो। अगर आप किसी सिटी से कमिटेड नहीं हो, आपको पता है कि आपकी जॉब मूव कर सकती है या फिर आप मूव करना चाहोगे आगे फ्यूचर में, तो सिटी में आप एक इतनी बड़ी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करके एक होम बाइंग का ऑप्शन आपके लिए एक बड़ा डिसीजन हो सकता है, राइट। हालांकि उस अपार्टमेंट को या उस घर को आप बाद में बेच भी सकते हो, लेकिन दैट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस और दैट इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। फिर आपको रेंट पे किसी को देना होगा, फिर वो रेंट पे कैसे वो बंदा रहता है, बंदी रहती है, आपको मेंटेनेंस करनी होगी, लॉन्ग डिस्टेंस इस तरह से मेंटेन करना, ये सब बहुत झंझट वाला काम है। तो ये सब टेंशन आपको अगर नहीं चाहिए और आपको पता है कि आपकी जॉब जो है शिफ्ट हो सकती है इधर से उधर, तो आपके लिए शायद रेंटिंग वाला ऑप्शन इन द करेंट सर्कमस्टांसेस शायद आपको ज्यादा अपीलिंग लगे। लेकिन एक और बात है कि ये जो डिसीजन होता है घर लेने का, वो टोटली फाइनेंशियल नहीं होता है या फिर टोटली एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन नहीं होता है। ये एक सब्जेक्टिव डिसीजन होता है, एक इमोशनल कंपोनेंट भी होता है इसमें, क्योंकि आपकी फैमिली के प्रेफरेंसेस, आपकी खुद की पर्सनल थॉट प्रोसेस, आप क्या सोचते हो इस बारे में, घर लेने के बारे में आप क्या सोचते हो या रेंटिंग के बारे में क्या सोचते हो। क्या आपको ये लगता है कि घर जिसके नहीं होते हैं या अपनी घर जिसके नहीं होते हैं उसकी सोशल स्टेटस थोड़ी कम होती है, उसको लोग स्टेबल नहीं मानते हैं या फिर उसको सक्सेसफुल नहीं मानते हैं। तो ये सब आपको थॉट प्रोसेस अपनी समझनी पड़ेगी कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। अगर आपको ये लगता है कि कहीं पे घर लेने से आपको थोड़ी मेंटल पीस रहेगी बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी इट ब्रिंग्स, अगर आपको ये लगता है कि आप एक घर जब ले लेते हो तो यू ओन समथिंग टैंजिबल, यू कैन फील इट, यू स्टे इन दैट होम, तो ये दैट इज समथिंग यू कैन फील, इट इज अ फिजिकल पोजेशन। तो ये सारी चीजें अगर आपको ज्यादा अपील करती हैं तो यू हैव टू टेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन अकाउंट। जो हमने यहाँ पे सारी बातें की, फिर रेंटल यील्ड की बात की, प्राइस टू इनकम रेशियो की बात की, तो वो सब इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो गए। लेकिन कुछ इमोशनल एस्पेक्ट भी होते हैं जहाँ जहाँ पे कि ये सारी चीजें आती हैं कि आपके प्रेफरेंसेस और आपकी फैमिली के प्रेफरेंसेस क्या है। अगर आपको ये दोनों चीजों को वे करके, इन दोनों चीजों को बैलेंस करके ये लगता है कि हाँ आपको घर लेना चाहिए, तो आपको घर ले लेना चाहिए, लेकिन ओनली फॉर योर ओन कंजम्पशन, ओनली फॉर योर रेसिडेंशियल पर्पस, जो हम अभी तुरंत बात भी करेंगे कि कब सेंस बनता है घर लेने का और कब सेंस नहीं बनता है फाइनेंशियली। तो इन सारी चीजों को जब आप होलिस्टिकली अप्रोच करते हो, इन सारी चीजों को एक साथ रख के समझते हो, अपनी सिचुएशन को अप्रिशिएट करते हो, तो आपको एक डिसीजन लेने में थोड़ी आसानी होगी एंड यू विल ऑल्सो फील कन्विंस्ड, यू विल ऑल्सो फील कमिटेड टू योर डिसीजन, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ मैंने सारी चीजों प्रोज और कॉन्स को
बैलेंस कर लिया, उसको वे कर लिया और उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया, तो आपकी जो कंफर्ट होगी वो काफी बढ़ जाएगी। तो मेरी पर्सनल व्यू इस चीज में यह है कि अगर आप अपने सेल्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, अपनी कंजम्पशन के लिए, एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं, अपने रहने के लिए, अपनी फैमिली के रहने के लिए अगर आप घर लेना चाहते हैं, तो यू कैन स्टिल गो फॉर बाइंग अ होम। अगर आपको सही प्राइसेस पे, अच्छे लोकेशन पे, अच्छी लोकेलिटी में, अच्छी कम्युनिटी के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी वाला घर मिल रहा है और वो आपको अपीलिंग लग रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बट ट्राई टू बिल्ड योर ओन डाउन पेमेंट कॉर्पस। अपनी डाउन पेमेंट की कॉर्पस आप जितना ज्यादा हो सके, एज मच एज पॉसिबल, बड़ी रकम आप डाउन पेमेंट के लिए इकट्ठा पहले करने की कोशिश करो, एंड ट्राई टू बोरो द रिमेनिंग पोर्शन, बट ट्राई टू कीप द लोन अमाउंट टू द मिनिमम पॉसिबल। जो आपकी गैप हो गई, अगर आप लेट से 1 करोड़ का घर लेना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि 50-60 लाख तक आप पहले कॉर्पस इकट्ठा कर लें, या फिर जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, जो भी आपको लगता है कि आपके कंडीशंस में, आपकी सिचुएशन, सभी चीज को एनालाइज करने के बाद जो भी आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट डिसीजन है, दैट इज द बेस्ट अमाउंट दैट इज पॉसिबल फॉर यू टू कलेक्ट, गैदर। और उसके बाद आपको लगता है कि बाकी के मैं लोन ले लूंगा और उसके लिए ज्यादा आपको टेंशन नहीं है, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आएगा आपके ऊपर डेट का, लोन का, तो यू कैन स्टिल गो फॉर इट। लेकिन आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से कभी भी रियल एस्टेट को, एटलीस्ट इन द करंट सर्कमस्टांस, एकदम भी ना उसको एंटरटेन करें, क्योंकि आपको पता है कि इतनी ज्यादा ओवर सप्लाई है अभी रियल एस्टेट की, इसकी वैल्यू अप्रिशिएशन होना बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी इंडिया की मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट इतनी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, रेंटल यील्ड्स इतने कम है, तो कोई भी सेंस, फाइनेंशियल सेंस अभी के करंट स्टेटस में, करंट सिचुएशन में नहीं बनता कि आप एज एन इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट को एज एन ऑप्शन, एज अ वाइबल, एज ए हेल्दी ऑप्शन आप ट्रीट नहीं कर सकते। और जैसे हमने इस बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन की, अपने सारे जो प्रोज एंड कॉन्स हैं इस चीज के, ये जो घर की बाइंग डिसीजन होती है वो पूरी तरह से व्हाइट और पूरी तरह से ब्लैक नहीं होती है, इट इज इन डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। और वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए प्रोज आउटवे करते हैं या फिर कॉन्स आउटवे करते हैं। और उन सभी चीजों को आप जब सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली, यहाँ पे दोनों ही बातें हैं, सब्जेक्टिवली क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड पर्सनल कंडीशंस, पर्सनल सिचुएशंस, आपकी फैमिली के प्रेफरेंसेस, आपकी खुद की प्रेफरेंसेस, तो इसलिए सब्जेक्टिवली। और ऑब्जेक्टिवली क्योंकि आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि हाउ मच सेंस डज इट मेक फाइनेंशियली, क्या एक फाइनेंशियली प्रूडेंट डिसीजन है ये, या फिर आप ओवर पे कर रहे हो। किसी प्रॉपर्टी को आप ले रहे हो तो आप क्विकली उसका रेंटल यील्ड कैलकुलेट कर सकते हो और देख सकते हो कि बैंक इंटरेस्ट रेट से कितने ज्यादा डिफरेंस है उसके बीच का। अगर आपको अच्छी रेंटल यील्ड पे, मैं कहूंगा कि 3.5-4% की रेंटल यील्ड के ऊपर अगर कोई भी रेंटल यील्ड आपको मिल रही है, तो दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट। लेकिन आपको अगर उससे कम रेंटल यील्ड मिल रही है, तो प्रोबेबली इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल सेंस टू इन्वेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। तो ये सभी चीजों को सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली, इन दोनों चीजों को बैलेंस करके, वे करके आपको ये डिसीजन लेना है। तो ट्राई टू डू दैट इंस्टेड ऑफ इट बीइंग एन एंटायरली इमोशनल डिसीजन। ये पूरी की पूरी इमोशनल डिसीजन हो, उससे अच्छा है कि आप इमोशंस को भी साथ में रखो, लेकिन साथ में आप फाइनेंशियल सेंस को भी साथ में रखो, और दोनों चीजों का कॉन्फ्लुएंस करके, उन दोनों चीजों पे होलिस्टिकली विचार करके तब आप ये डिसीजन लो। तो दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में हम में से हर कोई सोचता है कभी ना कभी, जब हम कमाना शुरू करते हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, तो ये हमारे दिमाग में जरूर आता है, क्योंकि इंडिया में ऑब्वियसली खास करके ये एक ऐसा कल्चर है कि रियल एस्टेट जो है वो पहली हमारी होती है, कि आप जब कमाना शुरू कर देते हो तो पहली हमारे परिवार से या हमारे भी थॉट प्रोसेस में आती है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है या फिर अपना घर पहले तो लेना है। उसके बाद हम सोचना शुरू करेंगे कि बाकी कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, लेकिन सबसे पहले तो हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो रियल एस्टेट में होनी चाहिए, अपनी घर होनी चाहिए। तो ये एक ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में हम में से हर किसी को कभी ना कभी सोचना पड़ता ही है। इसलिए उम्मीद है कि मैं आपके सामने कुछ प्लसेस और माइनसेस दोनों ही तरह के, कुछ इसके फायदे और नुकसान, दोनों ही जो एस्पेक्ट्स हैं, दोनों को मैं आपके सामने ला पाया। और मेरी उम्मीद है कि आपको कभी ना कभी इसके फायदे होंगे। अगर आप घर बाइंग के बारे में सोच रहे हो, तो मेरी उम्मीद है कि इस सारे डिस्कशन से आपको कहीं ना कहीं कभी कोई फायदा जरूर होगा। तो अगर इस डिस्कशन के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आपके कोई भी थॉट्स या क्वेश्चंस हैं, कोई भी प्रश्न है आपके, कुछ आप जानना चाहते हैं या इस पे कोई थॉट्स हैं आपके, कोई विचार है, तो प्लीज उनको कमेंट्स में डालें। सो आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग योर थॉट्स एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, so that we can have a constructive discussion about this topic as well. So दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें
और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।